Hello and welcome. Today we will discuss about the Supreme Court of India. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा, हम उसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, दैट हाउ द जजेस इन सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड। उसके बाद ओथ और अफर्मेशन की अपॉइंटमेंट के बाद उनको क्या ओथ और अफर्मेशन दिलाई जाती है। उसके बाद सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये देखेंगे कौन डिसाइड करता है, कौन उनको करटेल कर सकता है, कौन नहीं। उसके बाद है हाउ द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिमूव्ड, अगर उनको हटाना पड़ जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं। उसके बाद है इंडिपेंडेंस ऑफ द जजेस एंड द सुप्रीम कोर्ट, वो क्या है, कैसे डिफाइन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये देखेंगे। उसके बाद है ज्यूरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा इन सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। तो पहला पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इसमें दो चीजें हैं यहाँ पे, सिंगल एंड इंटीग्रेटेड। सिंगल का मतलब ये है कि स्टेट्स के लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए और सेंट्रल लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ही जुडिशियल सिस्टम, जुडिशरी काम करेगी। जिस तरीके से अमेरिका में है वैसे नहीं। अमेरिका में क्या है, स्टेट लॉज या प्रोविंशियल लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग से जुडिशियल सिस्टम है और जो फेडरल लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग से जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है जो अपर कोर्ट है उसके डिसीजंस लोअर कोर्ट को मानने होंगे, लोअर कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होंगे वो डिसीजंस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द सिंगल सिस्टम वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा भाग हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, हाई कोर्ट एट द मिडल एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एट द लोकल लेवल। तो ये जो बता रहा है ना कि भी हायरार्किकल सिस्टम है, तो किस तरीके से काम करता है, जैसे कि अपना टॉप पे सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके नीचे हाई कोर्ट होगा, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वो होंगे। तो इस तरीके से हमारा जुडिशियल सिस्टम काम करता है। द सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन and article 124 to 147 deals with organization, independence, jurisdiction and power of the supreme court। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 है उसके अंडर इस्टेब्लिश किया गया है और आर्टिकल 124 से लेके 147 तक अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आर्टिकल 124 क्या कहता है, ये कहता है इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि भाई सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 125 टॉक्स अबाउट सैलरीज एंड पर्क्स ऑफ जजेस। आर्टिकल 126 टॉक्स अबाउट अपॉइंटिंग ए एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस वो होता है जब अनअवेलेबिलिटी ऑफ चीफ जस्टिस हो और उस केस में टेम्परेरीली चीफ जस्टिस जब अपॉइंट किया जाता है तो उसको एक्टिंग चीफ जस्टिस कहा जाता है और ये प्रोविजन आर्टिकल 126 में दिया गया है। उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। एडहॉक जजेस वो होते हैं जिनको टेम्परेरीली अपॉइंट किया जाता है। कब? जब कॉरम पूरा ना हो। कॉरम का मतलब मिनिमम जजेस जो सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग के लिए चाहिए होते हैं वो जब पूरे ना हो तो टेम्परेरी जजेस अपॉइंट किए जाते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से। अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 128। तो जो रिटायर्ड जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए जा सकते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब उनकी ज़रूरत हो।
उसके बाद आर्टिकल 129 टॉक्स अबाउट सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीट का मतलब कि होगा कहाँ पे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग अलग आर्टिकल्स सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज 34 जजेस, 34 हैं, जिनमें से एक चीफ जस्टिस है और 33 अदर जजेज हैं। अब क्या ये नंबर फिक्स्ड है? नहीं, ये नंबर बढ़ता चला आ रहा है। शुरू में अलग था, अभी एट प्रेजेंट है ये 34। और पार्लियामेंट इसको बढ़ा सकता है। पार्लियामेंट का मतलब ये है कि लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होगा, फिर वो प्रेसिडेंट को जाएगा, प्रेसिडेंट उसको अगर एसेंट दे देता है तो उस केस में नंबर ऑफ जजेस बढ़ाए जा सकते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस है सीजेआई, उसको प्रेसिडेंट करता है। कैसे करता है अपॉइंट? बाय द कंसल्टेशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा किससे? हाई कोर्ट के जजेस से और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से। उसके बाद सीजेआई को अपॉइंट कर दिया जाता है। After second judge's case, the Supreme Court of India held that senior most judge of Supreme Court should be appointed as the Chief Justice of India. तो ये कन्वेंशन बना दी गई है रूलिंग के बाद कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज हो एज में, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाना चाहिए। और जो दूसरे जजेज हैं, अब सीजीआई का तो अपॉइंटमेंट हो गया, तो दूसरे जजेज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा किससे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द जजेज ऑफ हाई कोर्ट। तो अभी जो है, जो दूसरे जजेज को अपॉइंट कर रहे हैं, उस टाइम पे कंसल्टेशन का दायरा बढ़ गया। यहाँ पे कौन नया ऐड हो गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द एडवाइस टेंडर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि एक तो जुडिशियल सुपरमेसी बनी रहे, कि जुडिशरी का जो रोल है जजेस को अपॉइंटमेंट में वो बना रहे। दूसरा, प्रेसिडेंट अपनी मनमर्जी ना करे उसको रोकने के लिए। तो फिर दिक्कत, अगर ये बाइंडिंग कर दिया तो कल को चीफ जस्टिस भी फिर अपनी मनमर्जी कर सकता है, वो अपने फेवर के जजेस को अपॉइंट करवा सकता है। तो उस चीज को रोकने के लिए भी प्रावधान किया गया। क्या किया गया? दैट चीफ जस्टिस हैज टू कंसल्ट इट with the collegium of 4 senior most judges of सुप्रीम कोर्ट। कि जब किसी जज को अपॉइंट करने के लिए सीजीआई रिकमेंड करेगा तो उस रिकमेंडेशन से पहले वो कॉलेजियम से कंसल्ट करेगा, ताकि वहां पे पर्सनल डिस्क्रिशन ना हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। और उसमें भी अगर 2 और 2 से ज्यादा जजेस, जो सीजीआई का ओपिनियन है, अगर उससे अलग है, तो उस केस में द चीफ जस्टिस शुड नॉट सेंड द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट को वो नहीं भेजेगा। तो ये तो था भाई अपॉइंटमेंट के बारे में, कैसे चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है और कैसे दूसरे जजेस को अपॉइंट किया जाता है। अब उनकी अपॉइंटमेंट होगी, तो अपॉइंटमेंट होने के बाद उनको जब ड्यूटी दी जाती है, तो ड्यूटी से पहले उनको ओथ दी जाती है। और वो ओथ कौन देता है? प्रेसिडेंट या उसके द्वारा अपॉइंट किया गया कोई आदमी। उस ओथ में क्या होता है कि जो भी जज अभी अपॉइंट हुआ है, ही शुड बियर फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि उसको मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेथ रखना होगा। अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि जो संप्रभुता है इंडिया की उसका ध्यान रखे और इंटीग्रिटी का ध्यान रखे। परफॉर्म हिज ड्यूटीज विदाउट फियर और फेवर, मतलब किसी के दबाव में आके काम ना करे और किसी का फेवर ना करे। एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और भारतीय संविधान को माने। ठीक है, तो ये ओथ उनको दिलाई जाती है। कौन दिलाता है? या तो प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया कोई दूसरा आदमी। अब है क्वालिफिकेशन, कौन बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज? पहली बात तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। उसके बाद या तो वो हाई कोर्ट में जज रहा हो 5 साल के लिए, या फिर वो 10 साल के लिए किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो, और वो कोई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, मतलब जाना माना लॉ का ज्ञाता हो, कानून का ज्ञाता हो, इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। तो उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट का जज उसको अपॉइंट
किया जा सकता है। नेक्स्ट है टेन्योर, ये तो थी क्वालिफिकेशन। अब टेन्योर तो कितने टाइम के लिए अपॉइंट होता है? अ जज कैन होल्ड ऑफिस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टिल ही और सी अटेन्स द एज ऑफ 65। 65 की एज तक कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम कर सकता है। अब बात आती है उनकी सैलरीज, कौन डिसाइड करेगा सैलरीज? सो सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिसाइड करेगा एंड दे कैन नॉट बी वेरिड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो उनको घटाया नहीं जा सकता अनटिल और अनलेस देयर इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी हमने देखा था कि जज को अपॉइंट कैसे किया जाता है, उसको अपॉइंट करने के लिए क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अभी हम देखेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है तो कैसे। The Constitution of India under Article 124(4) provides that judge of Supreme Court can be removed। तो पहली बात तो आ गई, हाँ उसको हटाया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। एक चीज ध्यान रखना, प्रेसिडेंट की यहाँ पे डिस्क्रिशन नहीं है, उसकी पर्सनल डिस्क्रिशन नहीं है। प्रेसिडेंट यहाँ पे मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो प्रेसिडेंट हेयर इज इक्वल टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहती है वो रिकमेंड करेगी किसको? प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसको हटाएगा। लेकिन कब? ऐसे मनमर्जी से नहीं, उसके लिए भी संविधान में एक प्रोसीजर दिया गया है। क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले तो मोशन पास किया जाएगा, किसके द्वारा? बाय द 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ये पास होगा। उसके बाद क्या होगा? एक कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी क्या करेगी? वो इंक्वायरी करेगी कि जो जो उसके ऊपर एलिगेशंस हैं, चार्जेस हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करेगी। और उस कमेटी में कौन होगा? द सुप्रीम कोर्ट जज एंड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड एमिनेंट जूरिस्ट कंस्टिट्यूटेड फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चार्जेस। तो वो कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी। इफ द इंक्वायरी कमेटी प्रूव्स द चार्जेस, अगर वो चार्जेस साबित हो जाते हैं जो उसके ऊपर लगाए गए हैं एलिगेशंस, तो उस केस में इट इज एड्रेस्ड इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। उसको पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया जाएगा। फिर क्या होगा? इफ द मोशन इज पास्ड विद द 2/3 मेजोरिटी इन द बोथ द हाउसेज, 2/3 मेंबर्स जब उसको पास करेंगे, उसके बाद जज को भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है दैट द जज हैज राइट टू इन ऑर्डर प्रूव दैट ही इज नॉट गिल्टी, कि भाई वो अपनी बात रखेगा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया गया है। इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड विद द मोशन एड्रेस्ड टू हिम ही मे इश्यू एन ऑर्डर टू रिमूव द जज। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि जो भी चार्जेस उसके खिलाफ, जो भी एलिगेशंस उसके खिलाफ लगाए गए हैं, अगर वो सही हैं, तो वो उसका रिमूवल का ऑर्डर दे सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, जब भी किसी जज को हटाया जाएगा तो उसका जो प्रोसीजर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ऐसे मनमर्जी नहीं हो सकती। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है कि भाई पहले लोकसभा और राज्यसभा से मोशन पास होगा, फिर वो मोशन प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट उसको रिमूव करेगा। मनमर्जी से प्रेसिडेंट उसको रिमूव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है एक्टिंग चीफ जस्टिस। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कब? व्हेन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वैकेंट, या तो वैकेंट है, या वो अपने ऑफिस से टेम्परेरीली एब्सेंट है, या वो अपनी ड्यूटीज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। उस केस में एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जा सकता है। बाय whom? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसको सलाह देंगे उसके बाद। ठीक है, उसके बाद है एडहॉक जजेस। क्या होते हैं एडहॉक जजेस? जब लैक ऑफ quorum हो, मतलब मिनिमम जजेस जो चाहिए होते हैं सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग के लिए, अगर उतने ना हो, उस केस में एडहॉक जजेस अपॉइंट किए जा सकते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट में अपॉइंट एज द एडहॉक
जजेस, ठीक है। चीफ जस्टिस किसकी कंसल्टेशन के साथ? प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन के साथ। और हाई कोर्ट, जिस हाई कोर्ट के जज को टेम्परेरीली सुप्रीम कोर्ट में लगाया जा रहा है, उस हाई कोर्ट के जज से भी कंसल्ट करना होगा। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस। देखिए, जुडिशरी को इम्पार्शियल होने के लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अगर दबाव होगा तो जुडिशरी कभी भी इम्पार्शियल नहीं हो सकती। फॉर एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड मैनी प्रोविजंस। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए संविधान ने ही बहुत सारे प्रोविजंस दे दिए हैं भारतीय जो न्यायालय है उसको। क्या क्या? द प्रेसिडेंट has to consult with the Chief Justice of India before appointing a person as judge of Supreme Court। तो क्या कर दिया, हमने देखा था ना दैट प्रेसिडेंट हैज टू कंसल्ट विद सीजेआई। तो उसमें क्या कर दिया कि जुडिशरी का एक परमानेंट हैंड दे दिया जब आप जजेस को अपॉइंट कर रहे हो। After the appointment, judges of Supreme Court can only be removed by the procedure mentioned in the Constitution of India। ऐसा नहीं है मन मर्जी से कि आज अपॉइंट किया है कल हटा दिया। उसको हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान दिया गया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और वो प्रावधान इतना आसान नहीं है कि भाई 100 मेंबर्स पहले लोकसभा में मोशन लेके आएंगे, फिर 50 राज्यसभा में, फिर उसके बाद 2/3 मेजोरिटी से उसको पास करना पड़ेगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। लेकिन अगर सही में जज ने कुछ गलत किया है तो ये कोई मुश्किल बात भी नहीं है। सबको ये लगेगा, सारे मेंबर्स को, तो वो पास कर सकते हैं और प्रेसिडेंट उसको असेंट दे सकता है। आगे है, आफ्टर द रिटायरमेंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग और एक्टिंग एज जज इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि जज कोई भी फैसला किसी लोभी अदालत में आके ना दे। तो इस चीज से बचने के लिए संविधान ने ये बोल दिया कि आफ्टर रिटायरमेंट आप कहीं पे भी काम नहीं करोगे। The exception is that Chief Justice of India may appoint a retired judge as ad hoc judge of Supreme Court। हाँ, तो भाई ये एक्सेप्शन है कि कई बार जरूरत हो, भाई जो मिनिमम क्वारम है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो उस केस में उस जज को एड हॉक जज बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। The salaries and allowances of judges of Supreme Court are charged upon Consolidated Fund of India and are not subject to vote। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होती हैं चार्ज्ड अपॉन और एक होता है मेड फ्रॉम। जो चार्ज्ड अपॉन होती है ना, उनमें वोटिंग नहीं होती है जब बजट पास किया जाता है, और जो मेड फ्रॉम होती है वो उनमें वोटिंग होती है। तो जब जुडिशरी को जो सैलरीज और अलाउंसेस दिए जाते हैं उस केस में दे आर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो भारत का कंसोलिडेटेड फंड है जहां से पैसा आता है उसके ऊपर चार्ज किए जाते हैं, ना कि दे आर मेड फ्रॉम। तो इसकी वजह से उसके ऊपर वोटिंग नहीं होती है। द कंडक्ट ऑफ जज कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। किसी भी जज के कंडक्ट को हम पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट ऑन द रिजोल्यूशन सीकिंग रिमूवल ऑफ द जज। अनटिल और अनलेस उस जज को रिमूव किया जा रहा हो तब तक आप उसके बिहेवियर को पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये हमें बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन और पावर्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के साथ। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड्स टू दोज केसेस in which Supreme Court has authority to hear and decide the case in first instance। मतलब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आपको हायरार्की फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, फिर हाई कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। ओरिजिनल का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। फिर एक चीज होती है ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव। मतलब कुछ ऐसे केसेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। ठीक है, कौन से ऐसे केसेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे? नंबर 1, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स। अगर कोई डिस्प्यूट है किसके बीच में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में और एक या एक से अधिक स्टेट्स के बीच में, तो उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा। दूसरा है बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। अगर कोई 2 स्टेट्स के बीच में झगड़ा है उस केस में भी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। यहाँ पे एक्सक्लूसिव पावर है इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास। एंड बिटवीन द यूनियन एंड
any state on one side and one or more states on the other side, मतलब एक या दो के बीच में कोई भी झगड़ा चल रहा है तो उस केस में भी सिर्फ और सिर्फ मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। इन द अबव फेडरल डिस्प्यूट द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। तो मैंने बताया ना कि ये केसेस, एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। नेक्स्ट है रिट जुरिस्डिक्शन। देखो, रिट जुरिस्डिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी गई है, क्यों? फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स एनक्रोच हो रहे हैं तो उस केस में आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कुछ रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस मैंडेमस एटसेट्रा, वो इशू कर सकते हो उन फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए। तो ये जो राइट है ये एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हाई कोर्ट के पास भी है। अगर किसी के फंडामेंटल राइट एनक्रोच हुए तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो और हाई कोर्ट भी जा सकते हो। तो इसलिए उसको एक्सक्लूसिव राइट बुला देते हैं सुप्रीम कोर्ट का। इन दिस रिगार्ड सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल है क्योंकि आप डायरेक्टली जा सकते हो वहां पे, इन सेंस दैट अग्रीव्ड सिटीजन कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, बट एक्सक्लूसिव नहीं है, नॉट नेसेसरी बाय वे ऑफ अपील। ठीक, नेक्स्ट है अपीलेट जुरिस्डिक्शन, मतलब सुप्रीम कोर्ट में आप अपील के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, क्यों? अगर आपको लोअर जो कोर्ट्स हैं उनके जजमेंट पसंद नहीं आए तो कौन से केसेस में जा सकते हो? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में जा सकते हो, सिविल मैटर्स में जा सकते हो, क्रिमिनल मैटर्स में जा सकते हो, और स्पेशल लीव के लिए। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, ये तो आप समझ गए कि भाई ऐसे केसेस होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल लीव? स्पेशल लीव ये होता है कि रादर देन फॉलोइंग अ पर्टिकुलर हायरार्की, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी देते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका केस चल रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि आपका केस इंपॉर्टेंट है तो आपको प्रॉपर हायरार्की फॉलो करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली उस केस को अपने अंडर ले सकता है। उसको बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना। नेक्स्ट है एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन, कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो एडवाइजरी रोल प्ले करता है किसको? प्रेसिडेंट को। कब? जब प्रेसिडेंट उसको बोलता है। कब बोलता है? प्रेसिडेंट कैन रेफर टू द कोर्ट आइदर इन द क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, प्रोवाइडेड इट इज ऑफ अ पब्लिक इंपॉर्टेंस। कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग हो या फिर कोई दूसरा फैक्ट हो। हाउएवर इट इज नॉट कंपल्सरी, बट ये कंपल्सन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि वो एडवाइस दे ही दे। बट द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू रेफर द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन disputes arising out of treaty agreement which came in force before the commencement of constitution। संविधान बनने से पहले कुछ ट्रीटीज या एग्रीमेंट हुए हैं, अगर उस केस में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मांगता है तो वो सलाह देनी ही देनी होगी। इन दैट केस इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द कोर्ट टू गिव इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है रिवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने दिए फैसलों को, अपने दिए गए जजमेंट्स को रिवाइज कर सकता है, करेक्ट कर सकता है वाइल गिविंग अ जजमेंट और ऑर्डर। ये कह के कि भी पिछली बार ये गड़बड़ हो गया था। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इट मीन्स इट्स रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर ऑफ एविडेंशियरी वैल्यू बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे मान के चलो हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए ये रेफरेंस दे सकते हो कि उस केस में ऐसा हुआ था तो इस केस में भी ऐसा होना चाहिए। इट हैज़ पावर टू पनिश इट्स ओन कंटेम्प्ट। अगर इसकी कंटेम्प्ट होती है तो वो उस केस में पनिशमेंट दे सकता है। इट हैज़ पावर टू डिटरमाइन इट्स और ज्यूरिस्डिक्शन, कि इसका ज्यूरिस्डिक्शन कहाँ तक होगा, तो इस वजह से इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया कानून या ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्रावीन करता है, उसको वायलेट करता है, तो उस केस में उसको वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है।
ठीक है। सो दीज आर द सम मेन फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।